रविराज, उत्तम, गुनगुन, सुचित्रा, नेहा, आलम, साक्षी, शालिनी, अभय, दीप्ति, संध्या, वसीम, उसके बाद निकिता, और यहाँ पर अनुष्का, निधि, एक मिनट, अरविंद, और उसके बाद में जल हिंद, सुमित, आप सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शस्त्र श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। एक बार मुझे बताइए फटाफट से कि क्या आप सभी को मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? क्या मैं आपको अच्छे से दिख पा रही हूँ? अगर सब कुछ ओके है तो एक बार थम्स अप कर दीजिएगा, ताकि मुझे ये पता चल सके कि हाँ भाई सब कुछ ओके है और क्लास भी एकदम सही से चल रही है। आपको मैंने लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था वो बताया था कि पहला स्वदेशी कॉलेज आपका रंगपुर में खुला था, जो कि कोलकाता 1906 में, और आपका बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना भी 1906 में कोलकाता में हुई थी, और इसके प्रिंसिपल जो है वो अरविंदो घोष जी को बनाया गया था। अरविंदो घोष जी के बारे में आप जाने कि ये आपके गरम दल के नेता थे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, अगर मैं आगे आपसे बात करती हूँ तो हमें पढ़ना है कि इसी समय पर क्या हुआ था। इसी समय पर बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी 1906 में, क्योंकि हमने इसमें, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि स्वदेशी वस्तुओं को यूज करने का प्रण लिया था और विदेशी वस्तुओं यानी अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करने के बारे में हमने यहाँ पर डिसीजन ले लिया था। अब मैं आपको ये भी बता दूं प्यारे बच्चों कि यहाँ पे जो है इस समय क्या हुआ था, तो मैम बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी। भारत माता का चित्र इसी समय पर बनाया गया था। बनाने वाले थे अवनींद्रनाथ टैगोर जी, और अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने भारत माता का चित्र बनाया था। ये क्वेश्चन बेटा पूछा जाता है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी के भाई थे अवनींद्रनाथ टैगोर जी। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हिस्ट्री की क्लास कब चलेगी? इसके बाद, इसके खत्म होने के बाद, इंडियन नेशनल मूवमेंट का पार्ट खत्म होने के बाद हिस्ट्री शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप कहेंगे अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने ही की थी। उसके बाद में अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने 1906 में इंडियन सोसाइटी ओरिएंटल ऑफ आर्ट्स की भी स्थापना की थी। अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने और क्या किया था? 1906 में इंडियन सोसाइटी ओरिएंटल ऑफ आर्ट्स की स्थापना की थी। एक आपका एक अलग से फैक्ट आ जाता है, और ये आपको ध्यान रखना है कि शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी। अब यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है, और एक ये भारत माता का चित्र वाला क्वेश्चन भी पूछा गया क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन के समय भारत माता का चित्र किसने बनाया था? तो आप कहोगे कि अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने कराया, जो है यहां पर बनाया था। उसके बाद में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन कहां पर कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे पहले तो वी आएगा, ब नहीं आएगा, वी वाला व से वक आएगा, यहाँ पे ब से बकरी टाइप हो गया, और यहाँ पर वी फॉर वैन आएगा, बी फॉर बॉय नहीं आएगा। तो इसको ठीक कर लें थोड़ा सा। ठीक है, तो आपका जो वंदे भारत, वंदे मातरम आंदोलन, इस आंदोलन को कहां कहा जाता है? किस आंदोलन को? तो स्वदेशी आंदोलन को, जिसे बंग भंग विरोधी आंदोलन भी कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि वंदे मातरम आंदोलन, इसे आंध्र तटीय प्रदेशों में कहा जाता है, आंध्र तटीय प्रदेश, या आप इसको लिख सकते हो आंध्र प्रदेश, या क्या लिख सकते हो? आंध्र प्रदेश में कहा गया है। और आंध्र प्रदेश में इस आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? आप कहोगे कि आंध्र प्रदेश में इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे आपका यहाँ पे सर्वोत्तम राव। ठीक है, यहाँ पर कौन नेतृत्व कर रहा था? तो मैम सर्वोत्तम राव जो है नेतृत्व कर रहे थे। यहां पर प्रदेश लिखेंगे आंध्र कोस्टल प्रदेश या आंध्र प्रदेश, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे नेतृत्व कौन कर रहा था? पहले यहां लिख दीजिएगा नेतृत्व, इंग्लिश में सही टाइप है लीडर, नेतृत्व, और उसके बाद में यहां पर लिख दीजिएगा आपका प्रदेश। ठीक है, आंध्र तटीय प्रदेश या आंध्र प्रदेश। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे वंदे मातरम, थैंक यू अर्जुन, आपको बहुत धन्यवाद। तो आप कह सकते हो कि ये सारे काम कब किए जा रहे थे? ये सारे काम किए गए थे मैम बंगाल विभाजन के दौरान यहां पर किए गए थे। ठीक है, अब मैं आगे आपसे प्यारे बच्चों यहाँ पे कुछ पूछना चाहूंगी, जैसे
आपका एक क्वेश्चन बनता है कि बंगाल विभाजन का समर्थन किसने किया था और स्वदेशी आंदोलन का विरोध किसने किया था। तो देखो, अगर मैं आपसे पूछूं स्वदेशी आंदोलन के विरोध में कौन था, तो सारे मुस्लिम नहीं थे, कुछ मुसलमान थे। और किसके नेतृत्व में, तो ढाका के नवाब। एक मिनट, यहां पे थोड़ा सा इसको करेक्शन करने की मुझे जरूरत पड़ेगी, इस लाइन को, केवल इस लाइन को। ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूं क्या करेक्शन किया है मैंने यहां पर। देखो, यहां पे अगर मैं बात करती हूं तो जैसे यहां पे लिखा है स्वदेशी आंदोलन, तो भाई स्वदेशी आंदोलन का विरोध किसने किया था, तो विरोध करने वाले थे, आप कहोगे कुछ मुस्लिम, क्योंकि सभी मुस्लिमों ने इसको यहां पे विरोध नहीं किया था, बल्कि इसको सपोर्ट किया था और बंगाल विभाजन का विरोध किया था। तो कुछ मुस्लिमों ने ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, इसका तो इन्होंने किया था विरोध। अब यहां पे अगर हम बात करते हैं तो समर्थन किस चीज का किया था इन लोगों ने सपोर्टर्स किस चीज के थे ये, तो समर्थन किया था इन्होंने बंगाल विभाजन का। इन्होंने कहा कि बंगाल विभाजन बिल्कुल ठीक है, बंगाल विभाजन गलत नहीं है, बंगाल का विभाजन जो किया गया है वो बिल्कुल ठीक किया गया है। और आप यहां पे मेरे से क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप मेरे से यहां पे क्या कर सकते हो, एक क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हो कि मैम इन्होंने क्यों यहां पर इसका विरोध किया था स्वदेशी आंदोलन का, और क्यों बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। क्योंकि इसके प्रचार के लिए हिंदू उत्सवों का प्रयोग किया गया था। जैसे इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता सकती हूं, गणेश उत्सव का प्रयोग किया गया था, है ना, शिवाजी उत्सव का प्रयोग किया गया था। तो इनका कहना था कि भाई ये आंदोलन तो हम कह सकते हैं कि हिंदुओं का है। तो यहां पे इसलिए ये भी कुछ एक इनके विरोध का कारण था कि भैया इन्होंने क्या कहा कि ये बिल्कुल सही है, बंगाल विभाजन सही है, अगर हम बात करें तो क्या गलत है। तो आप कहोगे कि मैम इन्होंने कहा मुसलमानों ने कि भाई गणेश उत्सव जो है, शिवाजी उत्सव जो है वो हिंदू उत्सव है और आप इन उत्सवों का प्रयोग इस आंदोलन के प्रचार में कर रहे हो। तो हम तो ये कहेंगे कि बंगाल विभाजन बिल्कुल ठीक है और जो आपने स्वदेशी यहां पे आंदोलन चलाया है वो गलत है, क्योंकि इसमें हिंदू उत्सवों मेलों का प्रयोग किया गया था, तो मुस्लिम्स इससे खिलाफ थे। तो आप कह सकते हो कि जो स्वदेशी आंदोलन हुआ, तो स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किसने किया और स्वदेशी आंदोलन का विरोध किसने किया और बंगाल विभाजन का समर्थन किसने किया। ये दोनों क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, तो आपको इसका कारण भी पता होना चाहिए। अब आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि स्वदेशी आंदोलन को ही बंग भंग आंदोलन कहते हैं। अब बात ये आती है कि ये जो बंगाल विभाजन का विरोध हम इतना कर रहे हैं कि इसको कैंसिल करो, इसको कैंसिल करो, नहीं तो हम स्वदेशी आंदोलन चलाएंगे। एक बच्चा कह रहा है अंकित की भाई वॉइस सही नहीं आ रही है, एक बार बताइए क्या वॉइस सही नहीं आ रही है। 2-3 यहाँ पे कमेंट आ रहे हैं, एक तो वॉइस सही नहीं आ रही है वो एक बच्चे का है, और एक दो बच्चे का ये कमेंट आ रहा है कि स्पीड ज्यादा है। अब मुझे आप ये बताइए, पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि क्या आवाज में कोई प्रॉब्लम हो रही है। ऑल क्लियर है, सही है वॉइस। अब मुझे ये बताइए यहां पे जिसको प्रॉब्लम है तो वो अब उसकी तरफ से, क्योंकि मेरी तरफ से प्रॉब्लम होने पर सबको प्रॉब्लम होती है। अब मुझे आप आगे ये बताइए फटाफट से कि क्या स्पीड यहां पे ज्यादा है, क्योंकि अगर आप स्पीड इसलिए ज्यादा बता रहे हो कि हम लिख नहीं पा रहे हैं, तो भैया लिखने का काम तुम्हें बाद में करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे तो फिर चीजें नहीं हो पाएंगी। मुझे अभी ये खत्म करना है, फिर उसके बाद मुझे आपको हिस्ट्री वाला पोर्शन भी कराना है और उसमें भी काफी चीजें हैं। मुगल वंश और दिल्ली सल्तनत अपने आप में इतिहास है। ठीक है, सही है, नहीं है मैम स्पीड, ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अगर मैं बात करती हूं बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था, क्योंकि जब बंगाल विभाजन का यहां पे विरोध हो रहा था, तो मैं आपको बता दूं कि इसको रद्द किया गया था 1911 में। 1911 में ही क्यों किया गया था मैम, तो सुनो, आपने नाम सुना होगा ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम, और इसके साथ में आई थी महारानी मैरी।
महारानी मैरी, ये दोनों 1911 में भारत आए। और जब भी कोई महारानी या सम्राट भारत आते थे तो यहां पे दिल्ली दरबार लगता था, तो तीसरा दिल्ली दरबार लगा था, तीसरा दिल्ली दरबार लगा। और मैं आपको यह भी बता दूं कि कब लगा था और इस समय पर वायसराय कौन था। तो यहां पे जब ये दिल्ली दरबार लगा तो इस समय पर भारत का वायसराय, ये क्वेश्चन बनता है, इस समय पर भारत का वायसराय था हॉर्डिंग सेकंड। वायसराय ऑफ इंडिया कौन था? हॉर्डिंग सेकंड। तो ये आपका हॉर्डिंग सेकंड के समय पर तीसरा दिल्ली दरबार लगा था 1911 में, जब जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी भारत भ्रमण के लिए आए थे। और जब ये भारत भ्रमण के लिए आए बेटा, तो यहां पे इन्होंने क्या किया, जॉर्ज पंचम ने क्या किया, यहां पर आकर बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया कि ये गलत है, इसको खत्म करो। देखो यहां लिखा हुआ है जो चीज अब मैं बताने वाली हूं। 1911 में लगा तीसरा दिल्ली दरबार। क्यों लगाया गया था? तो आप कहोगे कि मैम जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी भारत आए थे। भारत का वायसराय यहां पे टाइप हो गया है बापसराय, है ना, वापस राय। तो यहां पे ये होगा आपका वायसराय, और इंग्लिश में भी होगा वायसराय ऑफ इंडिया। ये हाथ से लिखे हुए नोट्स टाइप होते हैं ना, तो इसलिए यहां पे थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, लेकिन क्लास के अंदर नहीं रहेगी। भारत का वायसराय कौन था? मैंने अभी आपको बताया हॉर्डिंग सेकंड। तो ये इस समय पर वायसराय ऑफ इंडिया था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इसी के समय पर तीसरा दिल्ली दरबार लगा था। तीसरा दिल्ली दरबार क्यों? क्योंकि ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम भारत आया था और इसके साथ महारानी मैरी, मैंने पीछे बता दिया है। अब जब ये भारत में आया तो इसने सबसे पहले क्या किया? तो भैया इसने भारत में आकर जॉर्ज पंचम ने क्या किया, जब जॉर्ज पंचम यहां पर आया तो इसने कर दिया था बंगाल विभाजन रद्द, कि बंगाल विभाजन गलत है, इसको कैंसिल करो। और इसने रद्द कब किया था? तो जब ये भारत आया था 1911 में, इसने रद्द कर दिया। उसके बाद इसने कहा कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की जाएगी। कोलकाता जिसे उस टाइम पे कलकत्ता कहते थे, तो इसने कहा कि अब से भारत की राजधानी कलकत्ता नहीं रहेगी, अब से भारत की राजधानी दिल्ली रहेगी। ठीक है, भारत की राजधानी क्या रहेगी? आप कहोगे कि इसने कहा कि दिल्ली रहेगी। उसके बाद में भारत से, मतलब भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की जाएगी, इस चीज की घोषणा कब हुई थी? तो घोषणा हो गई थी बेटा 1911 में ही। लेकिन दिल्ली भारत की राजधानी बनी, मैं पूरा लिख देती हूं, दिल्ली भारत की राजधानी बनी। तो कब बनी? आप कहोगे 1912 में। आप कहोगे बनी थी 1912 में, लेकिन घोषणा हो गई थी 1911 में। ये क्वेश्चन दोनों में डिफरेंस रखना, ये आपको डिफरेंस रखना पड़ेगा कि दिल्ली राजधानी बनाने की घोषणा कब हुई थी और दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी और दिल्ली राजधानी कब बनी थी। ये दोनों क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। हां जी, मैंने अपना घर शिफ्ट कर लिया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये पूरी चीजें यहां पर हुई और बंगाल विभाजन रद्द हो गया था। और आपको पता है कि बंगाल विभाजन रद्द करने के लिए ही क्या चल रहा था? मैम स्वदेशी आंदोलन चल रहा था। अब आ जाइए, यहां तक आपने सारी चीजों को पढ़ लिया। अब मैं आपको लिखवाऊंगी यहां पे मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग आपने पढ़ा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मैंने आपको बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो एक ऐसी संस्था थी जिसमें हर जाति का व्यक्ति था, हर धर्म का व्यक्ति था। ठीक है, तो अब यहां पे आप देखेंगे कि अंग्रेजों ने जब देखा कि कांग्रेस की ताकत तो बढ़ती जा रही है, कांग्रेस को किसी भी तरीके से बीट करना पड़ेगा, इसको हराना पड़ेगा, तो अंग्रेजों ने ये मुसलमानों को भड़काना शुरू कर दिया। कौन से मुसलमान? बेटा वो मुसलमान जो कि स्टार्टिंग से कांग्रेस के विरोधी थे, बंगाल विभाजन के समर्थक थे
उन मुसलमानों को इन्होंने भड़काना शुरू कर दिया और ये कहा कि जब कांग्रेस जैसी संस्था बन सकती है तो मुसलमानों के लिए भी एक संस्था बन सकती है और आप अपनी संस्था बनाकर क्या करो, आप अपनी संस्था बनाकर इस संस्था का यहां पर बहिष्कार करो। और इनका ये पूरा कारण क्या था कि भैया ये आपस में लड़ते रहेंगे और हम यहां पर शासन करते रहेंगे। तो अंग्रेजों ने इस चीज का फायदा उठाया और अंग्रेजों ने उठाकर आपको पता है कि इतने साल भारत में शासन कर लिया। 1947 में भारत आजाद हुआ है। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, अगर मैं आपसे कहूं तो यहां पे देखो क्या लिखा है कि भाई मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, लेकिन आप देखोगे कि ये कांग्रेस विरोधी संस्था थी और इसको बनाने के लिए प्रेरित किया था अंग्रेजों ने। अंग्रेज कौन था? मिंटो सेकंड इस समय पर भारत का वायसराय था, भारत का वायसराय। इसने अंग्रेजों को फोर्स किया, इसने मुसलमानों को प्रेरित किया कि आप एक कांग्रेस विरोधी संस्था का गठन करो। लेकिन इसने कब ऐसा कहा, यह आपको यहां पे ध्यान रखना है। यह यहां पर पूछा जाता है। देखो हुआ क्या था कि जब मिंटो सेकंड भारत का वायसराय बना तो 1 अक्टूबर 1906 आगा खां के नेतृत्व में, ठीक है, आगा खां के नेतृत्व में एक मुस्लिम शिष्टमंडल जिसमें 35 सदस्य थे, मिंटो सेकंड से, जो कि भारत का वायसराय था, मिंटो से मिला। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि भाई ये क्यों मिलने गए थे, आखिर इन्हें क्या काम था मिंटो से, है ना, क्या काम था मिंटो से। तो आपको मैं ये बता दूं प्यारे बच्चे, आप ये कह सकते हो कि 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल मिंटो से मिला। कहां पर? शिमला में। जगह कौन सी थी? शिमला में। लेकिन क्यों मिला? तो यहां पे जो मुस्लिम लोग थे इन्होंने क्या कहा, एक तो मुस्लिम लोगों ने यह कहा कि भैया मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल दो, हमें सेपरेट इलेक्टोरल चाहिए जहां पे हमें यह अधिकार हो कि मुस्लिम्स को केवल मुस्लिम्स ही चुन पाए, कोई और जाति नहीं चुन पाए, कोई और जाति नहीं चुन पाए। तो यहां पे हमें क्या चाहिए? सेपरेट इलेक्टोरल चाहिए फॉर मुस्लिम्स। ये मांग है मुसलमानों की मिंटो से। अब मिंटो तो ऐसा ही कुछ चाहता है, अंग्रेज तो ऐसा ही कुछ चाहते थे। तो जब ये मांग की गई मिंटो से तो मिंटो ने स्वीकार कर लिया, मिंटो ने स्वीकार कर लिया कि हम आपकी ये डिमांड जो है इसको एक्सेप्ट करते हैं। और जब इन्होंने एक्सेप्ट कर दिया तो मैं आपको बता दूं कि इस डिमांड को फुलफिल किया गया था। 1909 का अधिनियम आया था, एक्ट ऑफ 1909, एक्ट ऑफ 1909। आपको पता है इसको क्या कहते हैं? इस एक्ट का एक नाम है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट। क्यों? क्योंकि मार्ले इस समय पर भारत सचिव था और मिंटो इस समय पर भारत का वायसराय था। तो ये जो सेपरेट इलेक्टोरल मुस्लिम्स को दिया गया वो 1909 के अधिनियम में दे दिया गया। क्यों दिया मैम इन्होंने इसलिए दिया प्यारे बच्चों, क्योंकि जो मुस्लिम्स हैं, अगर मैं इनकी बात करती हूं तो क्योंकि इनकी ये डिमांड थी। और आपको मैं बता दूं अंग्रेजों का क्या फायदा था कि मैम अंग्रेजों का ये फायदा था कि ये तो हमें बांटना चाहते थे और इन्होंने ऐसा करके क्या कर दिया, फूट डालो राज करो की नीति, फूट डालो राज करो की नीति। ये अब अपने आप धर्म और जाति के आधार पर बंटते रहेंगे और हम यहां पर रूल करते रहेंगे। तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इन्होंने जो पूरी तरीके से यहां पर अपना ली, वो कब अपनाई? तो आप कहोगे 1909 के अधिनियम में इन्होंने मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल देकर हिंदू और मुसलमानों के बीच की जो खाई थी उसको और ज्यादा बढ़ा दिया था और यहां पे फूट डालो राज करो की नीति का यहां पे पूरी तरीके से इन्होंने क्या कर लिया था, यहां पे इन्होंने पूरी तरीके से फॉलो इसको कर लिया था। ठीक है, तो ये नीति इन्होंने अपनाई थी। ऐसा करने के बाद में मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल देने का जो यहां पे इनका उद्देश्य था वो इस नीति के तहत था कि भैया ये तो आपस में लड़ते रहेंगे, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब आगे सुनिए,
अगर मैं आगे आपसे बात करती हूं तो आप देखेंगे यहां पर मुस्लिम लीग की स्थापना। तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी बेटा जी 30 दिसंबर 1906 को ढाका में। ढाका जो कि वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी है, कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। तो मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई क्योंकि मिंटो ने मुसलमानों से कहा कि आप करिए एक कांग्रेस विरोधी संस्था की स्थापना। यानी इस समय पर जो मुस्लिम्स हैं वो पूरी तरीके से अंग्रेजों के पक्ष में हैं, अंग्रेज जो भी कर रहे हैं वो सब सही कर रहे हैं इनकी नजर में। तो 30 दिसंबर 1906। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया सभी मुसलमान नहीं, लेकिन कुछ मुसलमान, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पढ़ाया था तो बदरुद्दीन तैयबजी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, तो आप कहेंगे कि कांग्रेस सभी तरह के धर्म और जाति का नेतृत्व करने वाली संस्था थी, जबकि मुस्लिम लीग केवल मुसलमानों को रिप्रेजेंट करती थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका में हुई थी। यहां पे नवाब थे सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में। ठीक है, और ये कौन थे? तो आप कहोगे कि मैम ये ढाका के नवाब थे। यही इन्हीं के नेतृत्व में तो मुसलमानों ने क्या किया था? आप कहोगे कि इन्हीं के नेतृत्व में मैम मुसलमानों ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था और स्वदेशी आंदोलन का विरोध किया था। तो आप कह सकते हो नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में, नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी गई थी। अब बात आती है कि जब ये मुस्लिम लीग जो है, जब इसकी स्थापना हुई तो ये कांग्रेस विरोधी संस्था है। इसमें सह संस्थापक कौन थे? यानी को फाउंडर, सह संस्थापक, को फाउंडर, वो कौन थे? तो एक तो थे आगा खां और दूसरे बकार उल मुल्क, बकार उल मुल्क। बकार उल मुल्क, ये आप कहोगे कि यहां पर हम कह सकते हैं कि ये कांग्रेस विरोधी संस्था थी। संस्थापक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां और इसमें सह संस्थापक आगा खां और बकार उल मुल्क। और ये क्वेश्चन भी बनता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना के समय, मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत का वायसराय मिंटो था। मिंटो था। ठीक है, अब आगे देखिए। अगर मैं आगे आपसे बात करती हूं तो एक यहां पे आपने बहुत बड़ा नाम सुना होगा। मुस्लिम लीग में मोहम्मद अली जिन्ना कब आकर जुड़े? बहुत ही शानदार प्रश्न बनता है। 1913 में जुड़े मोहम्मद अली जिन्ना, इनका पूरा नाम है मोहम्मद अली जिन्ना। ये इसमें आकर जुड़े। जब ये इसमें आकर जुड़े तो इन्होंने 1913 में ही मुस्लिम लीग का पुनर्गठन कर दिया। किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने। और इसका नाम क्या रखा? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग इसका नाम रखा था, यानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ठीक है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग इसका नाम किसने कर दिया था? तो मैं मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको रीऑर्गेनाइज्ड करके इसका नाम रखा था अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इसका नाम कर दिया गया था। और मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग में मोहम्मद अली जिन्ना हिंदू और मुसलमानों का विभाजन नहीं चाहते थे और ना ही कोई पाकिस्तान बनाना चाहते थे। इनकी जो पॉलिसी चेंज हुई थी वो बाद में हुई थी। तो आप यहां पे कह सकते हैं नहीं अमन गौतम जी, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
एक बच्चा कह रहा है मिनटो है या मिनटो सेकंड? बेटा मिनटो सेकंड ही है। मिनटो सेकंड का कार्यकाल 1905 से 1910 था। मैं इसका कार्यकाल भी लिख देती हूं, 1905 से 1910। ठीक है। शिष्टमंडल होता है डेलीगेशन, यानी उसमें सदस्य कितने थे, इसको इंग्लिश में देखो लिखा हुआ है शिष्टमंडल, डेलीगेशन। अ डेलीगेशन, अ मुस्लिम डेलीगेशन। ठीक है। अब मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका नाम क्या कर दिया? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग कर दिया था। अब आगे सुनो, आगे अगर मैं बात करती हूं प्यारे बच्चों, तो आगे देखिएगा यहां पर कि सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा, क्योंकि इस समय ये हिंदू और मुस्लिम्स की यूनिटी चाहते थे, ये हिंदू और मुसलमानों में एकता चाहते थे। तभी तो इन्होंने बाल गंगाधर तिलक जी का साथ दिया था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक करने में। मिंटो सेकंड ही नाम है बेटा, नाम है मिंटो सेकंड। मुस्लिम लीग का हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहां पर था? तो पहले इसका हेडक्वार्टर अलीगढ़ में था और बाद में इसका मुख्यालय लखनऊ हो गया। आपको पता है लखनऊ को पहले अवध के नाम से भी जाना जाता था, अवध के नाम से भी जाना जाता था। नहीं, सैटरडे को क्लास नहीं हुई थी, 2 घंटे की क्लास नहीं है बेटा, 1 ही घंटे की है। मेरी 5 बजे नेक्स्ट बैच में क्लास है, 5 बजे क्लास है। अब सुनो, क्या पीडीएफ मिल जाएगी? भाई पीडीएफ तुम्हारे लिए ही है, तो जाहिर सी बात है कि पीडीएफ तो तुम्हें मिलेगी ही मिलेगी। अब 1 मिनट रुक जाना, थोड़ा सा पेशेंस रखना, बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं रखना है, बस थोड़ा सा रखना है। ये जितने भी बच्चे कमेंट करने में लगे ना लगातार, बेटा कमेंट ही करते रह जाओगे और पेपर निकल जाएगा। थोड़ा सुन लिया करो टीचर की बात भी, क्योंकि टीचर भी थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, तुम्हारी नजर में नहीं है लेकिन फिर भी मान लो कि वो तुम्हें जो भी बताएंगे सही सलाह देंगे। इन कमेंट्स में इतना टाइम वेस्ट मत किया करो। तुम्हारा चैप्टर शुरू होगा क्रांतिकारी आंदोलन, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट। इतना मजा आएगा ना तुम्हें इसको पढ़ने में अब कि तुम्हारा मन करेगा कि मैं हिस्ट्री ही पढ़ती रहूं या पढ़ता रहूं। रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट, क्रांतिकारी आंदोलन। जब आप इसकी बात करोगे तो आपको मैं बता दूं कि भारत में अंग्रेजों का शासन है और हमारे यहां पर कुछ जो लोग हैं वो अंग्रेजी शासन से परेशान हो चुके हैं और वो अब ये चाहते हैं कि जिस तरीके से अंग्रेज हमारा शोषण करके हमें मार रहे हैं, अब हमें भी अंग्रेजों से आजादी चाहिए, तो हमें उन्हें मारना ही पड़ेगा, हमें उनकी भाषा में ही जवाब देना पड़ेगा। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि जो जिस भाषा में आपसे बात करता है ना, आपको जवाब भी उसी भाषा में देना चाहिए। आपको जवाब भी उसी भाषा में देना चाहिए। अनुशीलन समिति अब आएगी कपिल। अनुशीलन समिति से पैट में लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था, सब पढ़ाया जाएगा, तुम पेशेंस रखोगे तो सब तुम्हारे पास आ जाएगी जानकारी। क्रांतिकारी आंदोलन, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट। महाराष्ट्र में जब हम बात करते हैं ना, तो क्रांतिकारिता की शुरुआत सबसे पहले हम पढ़ेंगे महाराष्ट्र में। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि महाराष्ट्र में क्रांतिकारिता की शुरुआत किसने की थी? तो आप कहोगे कि महाराष्ट्र में क्रांतिकारिता की शुरुआत करने वाले थे, लिखना महाराष्ट्र में सर्वप्रथम क्रांतिकारी गतिविधि शुरू करने वाले वासुदेव बलवंत फड़के जी थे। वासुदेव बलवंत फड़के जी ने क्या किया था? हथियार उठा लिए थे अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ने के लिए कि भैया अब ये ऐसे जाने वाले नहीं हैं, अब ये ऐसे नहीं जाएंगे, अब हमें इनकी भाषा में ही इनको जवाब देना पड़ेगा। हमें भी जैसे ये हम पर हथियार चलाते हैं, हम पे गोलियां चलाते हैं, हमें भी इनके खिलाफ हथियार उठाने पड़ेंगे, गोलियां चलानी पड़ेंगी, बम चलाने पड़ेंगे, तब जाकर ये हमारे देश को छोड़ेंगे।
बेटा एक्स्ट्रा क्लास चलेगी लेकिन वीकेंड में चलेगी, वीकडेज में नहीं चल पाएगी बच्चे। ठीक है, चलाऊंगी मैं एक्स्ट्रा क्लास, जो तुमसे कहा है वो बताऊंगी। मुस्लिम लीग का हेडक्वार्टर मैम, बेटा बताया तो, पहले अलीगढ़ था और बाद में लखनऊ शिफ्ट हो गया था। दीप सिन्हा जी, आपको मैं बता दूं कि आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस चलेंगी, लेकिन अभी इतनी जल्दी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपकी बहुत सारी क्लासेस हैं। तो बलवंत फड़के जी ने यहाँ पे महाराष्ट्र में क्रांतिकारिता को शुरू किया था। अंग्रेजों को भारत के बाहर खदेड़ने के लिए पहली बार सशस्त्र संघर्ष किया था। सशस्त्र संघर्ष का मतलब क्या होता है? हथियारों के साथ। सशस्त्र का मतलब होता है कि मैम आर्म्ड स्ट्रगल, यानी कि हथियारों के साथ विद्रोह कर देना, हथियारों के साथ यहां पर जो है क्या करना, तो आप कहोगे संघर्ष करना। ठीक है, तो आप कहोगे कि महाराष्ट्र में इन्होंने क्रांतिकारिता शुरू की थी। अब आप देखोगे कि 22 जून 1897 पुणे की एक घटना मैं आपको यहां बताने जा रही हूं। 22 जून 1897 यहां पे मैं आपको बताने जा रही हूं। देखो हुआ क्या था। 22 जून 1897 पुणे में सर्वप्रथम यूरोपियों की राजनीतिक हत्या हुई थी। यानी पहली बार था कि कोई अंग्रेज मारा जाएगा, पहली बार महाराष्ट्र में ऐसा होगा। अभी हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। तो आप कह सकते हो कि मैम पूना में सर्वप्रथम यूरोपियों की राजनीतिक हत्या हुई थी, लेकिन हत्या कभी भी बिना किसी कारण नहीं होती है। अब ये जो हत्या हुई थी ये क्यों हुई थी इस दिन? तो हत्या हुई थी यहां पे चार्ल्स रैंड, और प्लेग समिति का प्रधान था यहां पे चार्ल्स रैंड। आपका कौन था? प्लेग समिति का आप कह सकते हो कि मैम यहां पर प्रधान बनकर आया था। और बेटा मैं आपको यह भी बता दूं कि इसके साथ गलती से लेफ्टिनेंट आयस्ट गलती से मारा गया। यानी क्या किया गया था? इन दोनों की हत्या। मारना किसको केवल था? तो आप कहोगे मारना केवल चार्ल्स रैंड को था, लेकिन मार किसको दिया? मैं मार यहां पे लेफ्टिनेंट आयस्ट को भी दिया। कहते हैं ना गेहूं के साथ घुन भी पिस जाते हैं, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ यहां पर हुआ। जब चार्ल्स रैंड की हम बात करते हैं तो आप मेरी बात को समझेंगे कि चार्ल्स रैंड को ने प्लेग समिति का प्रधान, मैंने आपको बताया था कि पुणे में प्लेग फैला हुआ था, है ना। कहीं कहीं पर मैं आपको बता दूं हैजा भी लिखा रहता है, हैजा जिसे इंग्लिश में कहते हैं कोलेरा। तो आप कहोगे कि यहां पर पुणे में प्लेग फैला हुआ था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हत्याएं हो रही थी। तो अंग्रेजी सरकार ने इसे अपॉइंट किया कि भाई आप वहां पर जाओ और ये देखो, मतलब इसको इस प्लेग समिति का हेड बना के भेज दिया कि आप वहां पर जाओ और देखो कि लोगों की हत्या क्यों हो रही है और प्लेग नामक ये बीमारी क्यों फैल रही है इतनी तेजी से। आप जाकर यहां पे क्या करो, आप जाकर यहां पर फटाफट से क्या करो, आप यहां पे जाकर फटाफट इस चीज को देखो। अब ये यहां पर आ गया, लेकिन यहां पे आके इसने पता है क्या किया? इसने यहां पर आकर आप कह सकते हो कि चार्ल्स रैंड ने क्या किया? भारतीय लोगों पर अत्याचार किया, भारतीयों पर काफी अत्याचार किया। भेजा गया था कि लोगों को बचाओ, और इसने यहां पे आकर क्या कर दिया? भारतीयों पर अत्याचार शुरू कर दिया। और जब इसने अत्याचार शुरू किया तो यहां पे दो आपके बंधु हैं जिन्हें हम इतिहास में चापेकर बंधुओं के नाम से जानते हैं। उन दोनों भाइयों ने मिलकर इनकी हत्या कर दी। दोनों की हत्या की किसने की थी? चापेकर बंधुओं ने, चापेकर बंधुओं ने। आप यहां भी लिख सकते हो। और ये चापेकर बंधु कौन थे? तो एक तो थे बेटा जी दामोदर चापेकर जी, और एक थे बालकृष्ण चापेकर जी। एक तो मैम दामोदर चापेकर जी और एक मैम बालकृष्ण चापेकर जी। ये दो यहां पर आप कह सकते हो कि यहां पर दोनों भाई थे। इन दोनों ने हत्या की, और हत्या का कारण क्या था? मैंने आपको बताया कि चार्ल्स रैंड के द्वारा भारतीय लोगों पर काफी अत्याचार किया जा रहा था। तो दामोदर चापेकर जी और बालकृष्ण चापेकर जी, अब जब इन दोनों ने हत्या कर दी तो इन दोनों को फांसी दे दी गई। इन दोनों को, एक मिनट रुकना बेटा,
ठीक है, अब इन्होंने हत्या कर ली। अब जब इन दोनों ने हत्या कर ली तो पता है चापेकर बंधुओं ने की थी, इन लोगों को अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करने के बाद बेटा जी इनको फांसी दे दी, फांसी। अब बात आती है कि क्या दोनों भाइयों को एक साथ फांसी दी गई थी या अलग अलग फांसी दी गई थी। तो जो दामोदर चापेकर जी हैं इनको फांसी दी गई थी 18 अप्रैल 1898, 18 अप्रैल 1898 को इनको दी गई थी फांसी। और बालकृष्ण चापेकर जी को बालकृष्ण चापेकर जी को 12 मई 1899 को फांसी। तो आप कह सकते हो दोनों को गिरफ्तार किया गया, मतलब अंग्रेजों की कीमत इतनी थी कि अगर हम इन्हें मार रहे हैं तो ये हमें फांसी चढ़ा देते थे, लेकिन अगर हम इनको मार रहे हैं तो ये क्या करते थे, आप कहोगे कि फिर ये कहते थे कि इन्हें फांसी चढ़ा दो। मतलब हमें मारना, हम कीड़े मकोड़े हैं इनकी नजर में, हमें मारना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अगर हम इन्हें मार रहे हैं तो बहुत बड़ा गुनाह है, ये हमें पकड़ेंगे और सीधा फांसी दे देंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आनंद, ऐसे बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी बेटा, ना तो वो ये समझ आएगा ना बच्चा वो समझ पाएगा। जो आप 3-3 दिन वाला कॉन्सेप्ट कह रहे हो, मैं आज ऐसा करती हूं, क्लास में पूछ लेती हूं भाई, यहाँ पे आनंद का कमेंट आ रहा है कि प्लीज 3 दिन पढ़ाइए इंडियन नेशनल मूवमेंट और 3 दिन पढ़ाइए हिस्ट्री। अगर आप सब इस चीज से एग्री करते हैं तो मैं ऐसा ही कर दूंगी। बताइए एक बार भाई, आप कमेंट कर दीजिए जैसा आप कहेंगे, क्योंकि देखो पढ़ना आपको है। मुझे ये सही लगा कि मैं यहां पे आपको ये चीज पहले करा दूं और वो बाद में। यहां पे आप, मैं बता दूं, अगर मैं इस समय बात करूं तो 1500 बच्चे लाइव हैं, और उनमें से 2-3 को छोड़ दूं तो उन्होंने कहा है यस, बाकी किसी ने भी नहीं कहा यस, सबने कहा है नहीं। क्योंकि उसमें कंफ्यूजन होगी कि अब 3 दिन ये पढ़ लिया, फिर 3 दिन बाद उसको भूल जाओगे, फिर ये पढ़ोगे, फिर उसको भूल जाओगे। तो जो भी डिसीजन लिया है वो मैंने बड़ा सोच समझ के, क्योंकि मैं ऐसा पहले करके देख चुकी हूं, और जब पहले ऐसा किया गया तो बच्चों ने कहा कि पहले एक चीज खत्म करा दो, 2-2 चीजें हम एक साथ नहीं कर सकते। ठीक है, तो एग्री नहीं है यहां पर ज्यादातर बच्चे। अब बिना बहस के आपसे रिक्वेस्ट है कि अब आप पढ़ लीजिए, आपके मन की बात भी हमने सुन ली है। अब आ जाते हैं यहां पर अभिनव भारत। अभिनव भारत के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, और मैं आपको यहां पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने जा रही हूं। अभिनव भारत क्या है, तो ये आपका अभिनव भारत एक रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी क्रांतिकारी संगठन है। लेकिन ये क्रांतिकारी संगठन स्टार्टिंग से नहीं था, ध्यान से सुनना। 1899 मित्र मेला की स्थापना की गई थी, और करने वाले कौन थे, जैसे यहां लिखा है ना किसों की, तो यहां पे किसने की, हुज, किसने की, ये क्वेश्चन यहां पे बनेगा। तो आप कहोगे वीडी सावरकर जी। पूरा नाम क्या है, विनायक दामोदर सावरकर जी ने की थी। तो किसने की अगर पूछा जाएगा तो आप कहोगे वीडी सावरकर जी, विनायक दामोदर सावरकर जी के द्वारा नासिक में। और ये तो आपको पता ही है कि नासिक कहां पड़ता है, महाराष्ट्र में, क्योंकि हम महाराष्ट्र में ही पढ़ रहे हैं अभी। अब 1899 में क्या नाम दिया था इसको, मित्र मेला। तो मित्र मेला कोई क्रांतिकारी संगठन नहीं था, लेकिन मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन कब बन गया, ठीक है, मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन कब बन गया, तो आप कहोगे कि मित्र मेला 1904 में अभिनव भारत बन गया। और जब ये अभिनव भारत बना 1904 में, यानी मित्र मेला का ही नाम चेंज करके क्या रख दिया, अभिनव भारत। तब ये अभिनव भारत क्या बना था, क्रांतिकारी संगठन, यानी कि रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन, रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन। और मैं आपको बता दूं कि इसमें वीडी सावरकर जी संस्थापक थे, और इसमें जो प्रमुख व्यक्ति थे यानी मेन पर्सन,
उनका नाम था गणेश सावरकर जी, जो कि आप कह सकते हैं इसमें प्रमुख व्यक्ति थे और सावरकर साहब के भाई थे। क्रांतिकारी संगठन था अभिनव भारत, और बेटा जी प्रथम क्रांतिकारी संगठन था, फर्स्ट रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब आप यहां पे एक चीज और देखेंगे कि ये जो अभिनव भारत है, इसमें जो गणेश सावरकर जी हैं, जरा देखना यहां पर क्या लिखा है। गणेश सावरकर जी 9 जून 1909 को नासिक के जिला दंडनायक, क्या नाम था इसका, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ नासिक, इसका नाम था जैक्सन, जो कि एक अंग्रेज था। जैक्सन ने क्या कर दिया, गणेश सावरकर जी को काले पानी की सजा दे दी। अब मैम ये काला पानी क्या होता है, तो आप कहोगे कि काले पानी की सजा देकर पता है क्या किया जाता था, अंडमान एंड निकोबार, यहां पर एक जेल थी, सेल्यूलर जेल, तो यहां पे भेज दिया जाता था हमारे जो क्रांतिकारी थे उनको, और इस जेल के अंदर इन पे इतना अत्याचार किया जाता था कि हम और आप तो केवल एक वर्ड पढ़ लेते हैं अत्याचार, लेकिन बीतती किस पे थी, इन पर बीतती किस पे थी बेटा, इन लोगों पर बीतती थी, इन पे अत्याचार किए जाते थे। और जैक्सन ने जब इन्हें यहां पर दंड दिया तो यहां पे एक व्यक्ति है लक्ष्मण कनारे जी, मेन वही हैं, तो वो क्या करेंगे, जैक्सन की हत्या कर देंगे, और इस केस को कहा जाता है नासिक षड्यंत्र केस। नासिक षड्यंत्र केस के नाम से इसको इतिहास में जाना जाता है, जिसमें लक्ष्मण कनारे जी क्या कर देंगे, आप कहोगे कि मैम लक्ष्मण कनारे जी हत्या कर देंगे, किसकी, तो आप कहोगे जैक्सन की, क्योंकि इसने क्या किया है, गणेश सावरकर जी को काले पानी की सजा दी है, इसीलिए ये करेंगे इसकी हत्या। नासिक षड्यंत्र केस कब हुआ था, देखो 21 दिसंबर 1909 जिला दंडनायक जैक्सन की हत्या लक्ष्मण कन्हारे जी द्वारा गोली मारकर कर दी गई थी। और जब लक्ष्मण कन्हारे जी ने हत्या की थी तो इसमें 2 लोगों का कहा जाता है कि साथ इन लोगों का, कि 2 लोगों ने और साथ दिया था, लेकिन लक्ष्मण कन्हारे जी का नाम यहां पर प्रसिद्ध है, लक्ष्मण कनारे जी का नाम यहां पर प्रसिद्ध है। तो आप कह सकते हो कि 3 लोगों ने यहां पर हत्या की थी। देख रहे हो लिखा है कि इस हत्या के अभियोग में 3 लोगों को फांसी दी गई थी 19 अप्रैल 1910, 19 अप्रैल 1910। और वो 3 लोग कौन कौन थे, तो एक का नाम तो मैम हमें पता ही है, मेन है लक्ष्मण कन्हारे जी, कृष्णा जी गोपाल कर्वे जी और विनायक देश पांडे जी। इन तीनों लोगों को फांसी दे दी गई थी 19 अप्रैल 1910 को। तो मेन आपको क्या याद रखने हैं, मेन याद रखने हैं लक्ष्मण कन्हारे जी, जिनको फांसी दे दी गई थी। और लक्ष्मण कन्हारे जी का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 7 जनवरी 1892। और फांसी कब हो गई थी, तो मैम 19 अप्रैल 1910। क्लास रुक रुक कर मेरी तरफ से नहीं चल रही है आयुष, क्योंकि सबको प्रॉब्लम होती है जब मेरी तरफ से कोई दिक्कत होती है। एक बच्चा पूछ रहा है कहां पर हुई थी फांसी। फांसी हुई थी बेटा जी महाराष्ट्र की ठाणे जेल में। फांसी महाराष्ट्र की ठाणे जेल में, ठाणे जेल में। इसी को आप इतिहास में जानते हैं नासिक षड्यंत्र केस के बारे में। अब देखो इससे वीडी सावरकर जी भी जुड़े हुए थे, हाँ मैम जुड़े हुए थे। तो देखो क्या लिखा है इसी केस में मतलब नासिक षड्यंत्र केस में, इसी केस में वीडी सावरकर जी को ब्रिटेन से, क्योंकि ये उस समय ब्रिटेन में थे, गिरफ्तार करके भारत लाया गया।
इन पर और इनके साथ 27 अन्य व्यक्तियों पर नासिक षड्यंत्र केस चलाया गया। ठीक है, वीडी सावरकर जी को आजीवन कारावास दिया गया। किसमें? तो आप कहोगे मैम नासिक षड्यंत्र केस में। क्यों इन्हें गिरफ्तार किया गया? क्योंकि ये भी तो अभिनव भारत से जुड़े थे, क्योंकि ये भी तो अभिनव भारत से जुड़े थे, इसलिए। अब जो बच्चा बड़ा परेशान था कि अनुशीलन समिति कब आएगी, लो भैया आ गया बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन। बंगाल में रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट, अनुशीलन समिति की स्थापना 24 मार्च 1902 को हुई थी और 2 इसकी मुख्य शाखाएं थी। मुख्य कहां पर? तो एक तो थी मैम यहां पे कलकत्ता में, ठीक है, और एक थी ढाका। तो एक ढाका अनुशीलन समिति, इसका हेडक्वार्टर था कलकत्ता में, कलकत्ता अनुशीलन समिति। तो 2 मुख्य शाखाएं, एक थी इसकी यहां पर कलकत्ता में और एक थी प्यारे बच्चे आपकी ढाका में। स्थापना हुई थी 24 मार्च 1902 को। हेडक्वार्टर इसका कलकत्ता में था, ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब आते हैं कि इसके संस्थापक कौन थे। तो बेटा जी एक तो थे यहां पर प्रमथ मित्रा, प्रमथ नाम है इनका, ठीक है, प्रमथ। तो अब देखेंगे यहां पर संस्थापक का नाम देख लो। तो मैम एक नाम है यहां पर प्रमथ मित्रा, प्रमथ, पूरा ही लिख देती हूं दोबारा। प्रमथ मित्र, पुलिन दास और सतीश चंद्र बसु। प्रमथ मित्र, पुलिन दास और सतीश चंद्र बसु जी, ठीक है। उसके बाद में अब यहां पे आप देख रहे हो कि इसमें प्रमथ मित्रा से क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रमथ मित्रा बहुत यहां पे फेमस हैं और इनके साथ में जतेंद्र नाथ बनर्जी का नाम और लिख लो, ये भी इसमें शामिल थे, जतेंद्र नाथ बनर्जी, इनका भी नाम लिख लीजिए। अब यहां पे बता दूं कि इसको किया गया रीऑर्गेनाइज्ड, इसका किया गया पुनर्गठन। किस किसने किया? वारेंद्र कुमार घोष जी ने, भूपेंद्र नाथ दत्त जी ने, और एक नाम और लिखेगा अरविंदो घोष जी भी जुड़े हुए थे इससे, अरविंदो घोष जी, अरविंदो घोष जी। तो वारेंद्र कुमार घोष जी, भूपेंद्र नाथ दत्त जी और आपके अरविंदो घोष जी। अब आप जान रहे होंगे कि तीनों के तीनों कैसे नाम हैं जो आप कह सकते हो क्रांतिकारी लोग थे। ये किसी भी तरीके से अंग्रेजों से छुटकारा चाहते थे, इन्हें किसी भी तरीके से यहां पे छुटकारा चाहिए था। तो आप कह सकते हो कि मैम इसका पुनर्गठन किया गया था 1907 में और फिर इसको बना दिया गया था एक रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन, एक क्रांतिकारी संगठन। में बता चुकी हूं उसकी 2 मुख्य शाखाएं थी, कोलकाता और ढाका। और बेटा जी इसका हेडक्वार्टर था कलकत्ता में। यह क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था कि ढाका अनुशीलन समिति का हेडक्वार्टर कहां पर था? तो कोलकाता में। कहां पर था? तो आप कहोगे कोलकाता में। ठीक है ठीक है ठीक है पारुल, ठीक है। ये एक्चुअली इसलिए होता है क्योंकि ये जो नोट्स है ना आपके, ये हाथ से लिखे हुए हैं। तो हाथ से लिखी हुई कई बार क्या होती है ना, चीजें समझ नहीं आती। लेकिन मैं आगे से पीडीएफ चेक करूंगी, मुझे आज टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि मैंने घर शिफ्ट किया, लेकिन आगे से ये चीज आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। इसको पूरा हम यहां पे कर लिया करेंगे। मैम 2 घंटे क्लास चला दीजिए, रिशु चला दूंगी, ठीक है। तो अनुशीलन समिति की स्थापना। अब मैं यहां पे आपको मुजफ्फरपुर बम्बकांड से पढ़ाऊंगी कल, और ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट है मुजफ्फरपुर बम्बकांड। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और हमेशा खुश रहो।